पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र एवं पारिस्थितिकी तंत्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उसके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी जीव हैं और उस जीव का अपने पर्यावरण आसपास के क्षेत्रों के साथ जो अंतर संबंध है, यानी कि कुछ पर्यावरण से लेता है और कुछ दे देता है, कुछ ग्रहण करता है, कुछ छोड़ता है, ठीक है। यही जो अंतर संबंध है ना, इसी अंतर संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत किया जाता है। और यही जो अध्ययन करने का विज्ञान है उसको पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। इकोलॉजी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैगल ने 1866 ईस्वी में किया था। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैगल ने 1866 ईस्वी में, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, या इकोलॉजी का यही शब्द से बना है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान, सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैगल ने किया था 1866 में। भी पूछ लिया जाए कि कब किया गया था, तो 1866 का समय था, किया था। हैगल द्वारा निर्मित इकोलॉजी नामावली का ग्रीक भाषा में दो शब्दों से मिलकर ओइकोज रहने का स्थान, ओइकोस मतलब रहने का स्थान होता है, तो लोगोस मतलब अध्ययन होता है। बहुत सारे शब्द के पीछे लोगोस लगा हुआ रहता है, जिसका मतलब वो पढ़ाई से संबंधित है, अध्ययन से संबंधित है। आगे चलकर इकोलॉजी को इकोलॉजी कहा जाने लगा, ठीक है। यही रहने का स्थान का अध्ययन ही क्या है, इकोलॉजी है। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय भी जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैगल को ही प्राप्त है। और पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय भी किसको है, तो जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैगल को ही प्राप्त है। उसके अनुसार जीवधारी के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ये अपना अर्नेस्ट हैगल जी दिए हैं अपना एक परिभाषा कि जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ये थोड़ा सा है जो कार्बन यानी कि सब चीज जो है वो कार्बन से बना हुआ है और कुछ अकार्बनिक भी है, तो कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। यूजीन ओडम, ये इनका भी बहुत फेमस है, तो ओडम का यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना तथा प्रक्रिया का अध्ययन है। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन है। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र वर्ष 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद आर्थर टॉन्सले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा, यानी कि सबसे पहले जो दिए एजी अर्नेस्ट हैगल वो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किए, लेकिन वही पारिस्थितिकी तंत्र शब्द कौन गढ़ा, तो एजी टॉन्सले या आर्थर टॉन्सले, ये 1935 में हुआ और वो हुआ था 1966 में। देख लीजिए 1866 में अर्नेस्ट हैगल द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया यानी इकोलॉजी का, और वहीं एजी टॉन्सले के द्वारा 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा गया। यानी कि जो जाल बना हुआ है पूरा एक दूसरे से इंटर जो रिलेशन है एक दूसरे के बीच। आर्थर टॉन्सले के अनुसार किसी भी स्थान के जीवीय समुदाय पृथ्वी के सजीव संघटकों से संबंधित के जीवों तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवीय वातावरण
पृथ्वी के निर्जीव संघटकों से संबंधित में पारस्परिक संबंध होता है और दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। और क्या होता है कि जितने भी जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर और उनके चारों ओर अजीबीय वातावरण है, निर्जीव पदार्थ ये सब है, वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। हम लोग भी संबंधित हैं। अगर पृथ्वी पर रह रहे हैं तो यहाँ के पेड़ पौधा, मिट्टी, तापमान, सारा चीज से संबंधित है, मौसम वगैरह। और क्या होता है कि कुछ हम उसको प्रभावित करते हैं और कुछ हमको वो प्रभावित करता है और दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। समुदायों के जीवों की रचना, कार्य व उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों को पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। समुदायों के जीवों की रचना, कार्य व उसके वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। यानी पारितंत्र जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं के बीच का संबंध है। पारितंत्र जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं के बीच का संबंध है। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी की आधारभूत कार्यात्मक इकाई है। पारिस्थितिक तंत्र है वो पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी की आधारभूत कार्यात्मक इकाई है। और ये पारिस्थितिक तंत्र है ना, वो पारिस्थितिकी का एक छोटा इकाई भी है और बहुत सा पारिस्थितिक तंत्र मिलकर के एक बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है, जो पूरा पृथ्वी भी अगर देखें तो एक पारिस्थितिकी है और पूरा पृथ्वी भी एक तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र है, एक आधारभूत कार्यात्मक इकाई है। यह एकमात्र ऐसी कार्यात्मक इकाई है जिसमें अंतर संबंधित जीवों का समूह और उनका भौतिक या जीवित निर्जीव पर्यावरण अंतर्निहित होता है। इसमें जीव मंडल के सभी संघटक अंतर्निहित होते हैं। इसे किसी विशिष्ट क्षेत्र में जीव मंडल की एक इकाई कहा जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक जटिल आत्मनिर्भर प्राकृतिक तंत्र होता है। पारिस्थितिक तंत्र एक जटिल आत्मनिर्भर प्राकृतिक तंत्र होता है जिसमें सजीव और निर्जीव संघटक अंतर्निहित होते हैं। इसमें सजीवों और निर्जीवों के बीच अंतर संबंध बनाए रखने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाएं अंतर्निहित होती है। वस्तुतः पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें निरंतर ऊर्जा तथा पदार्थों का संचयन तथा बहिर्गमन होता रहता है। वस्तुतः पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है। वस्तुतः पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें निरंतर ऊर्जा तथा पदार्थों का संचयन तथा बहिर्गमन होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है जिसमें निरंतर ऊर्जा तथा पदार्थ का संचयन यानी इनपुट यानी आते रहता है ऊर्जा और पदार्थ, और उसका आउटपुट भी होते रहता है। यानी कुछ नया जीव जन्म लिया, कुछ पुराना चीज डेथ कर गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है जिसमें कुछ पदार्थों का आता है, कुछ पदार्थ चला जाता है। पृथ्वी की लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है। अतः यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला और सबसे अधिक पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो 3/4 जो भाग है उसपे क्या है कि जल ही है। तो यह तंत्र विश्व में सर्वाधिक फैला है। अब है जैव मंडल। बायोस्फीयर क्या होता है? मिट्टी, सैल, जल, वायु से बनी हुई एक पतली परत है जैव मंडल। मिट्टी, सैल, जल, जहां जीव निवास करते हैं, ठीक है, वो क्षेत्र। जैसे एक अगर 3 गोला बनाए, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, और तीनों का जो संक्रमण एरिया होगा ना, यानी तीनों का ट्रांजिशन जो क्षेत्र होगा वही कहलाएगा जैव मंडल, यानी जहां जीव निवास करते हैं। अगर हम लोग पृथ्वी को देखा जाए तो पृथ्वी पे जहां पर हम लोग रह रहे हैं वहां मिट्टी भी है,
सेल भी है, चट्टान का छोटा छोटा कण के रूप में है, जल भी है, वायु भी है। तो ये एक क्या है, जैव मंडल ही है, जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में प्राप्त सबसे बड़ी पारिस्थितिकी तंत्र है। अभी बता रहे थे कि ये सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके साथ जीवित जीव संबंधित है तथा जैव मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। जैव मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। यह एक खुला तंत्र है क्योंकि इसमें पदार्थ का लगातार निवेश और बहिर्गमन होता रहता है। जैव मंडल कैसा तंत्र है? ये खुला तंत्र है। ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जैव मंडल कैसा तंत्र है, तो ये खुला तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, जीवीय एवं अजीवीय। मुख्य रूप से जो पारिस्थितिकी तंत्र वह किससे बना हुआ? निर्जीव और सजीव वस्तुओं से बना हुआ है पूरा पारिस्थितिकी तंत्र। अगर पूरे पृथ्वी पर देखें तो कुछ वस्तु ऐसा है जो निर्जीव है और कुछ सजीव है। यदि अजीवीय घटक के ऊर्जा पक्ष को अलग रूप से रखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र के 3 घटक होते हैं, और अगर ऊर्जा को भी इसमें साथ रख लिया जाए तो जीवीय, अजीवीय एवं ऊर्जा, ये 3 पारिस्थितिकी तंत्र के मेन घटक हैं। घटक कहने का अर्थ हो गया कि जिससे पारिस्थितिकी तंत्र बना है। जैसे आपका मकान है, जो अगर पेड़, ये आपका मकान है जो ईंट, सैंड, सीमेंट से बना हुआ है, टाइल्स, मार्बल से बना हुआ है, तो उसका संघटक वो हो गया आपके मकान का, ठीक है। उसी तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र का संगठन जीवीय, अजीवीय या ऊर्जा है एवं ऊर्जा है। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवीय घटक 3 है, उत्पादक। अब पारिस्थितिकी तंत्र में जीवीय घटक कौन है? तो उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर एक होगा। अब घटक तो 3 घटक, इसके अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं। इसके अंतर्गत सभी हरे पौधे। उत्पादक कौन है? तो हरा पौधे ही है। हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। इसका कार्य संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भोजन उत्पादन तथा ऊर्जा संचयन करना है। इसका कार्य है जो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भोजन उत्पादन तथा ऊर्जा संचयन करना है। इसका कार्य संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या करना है? तो भोजन का उत्पादन करना है। भोजन का उत्पादन तथा ऊर्जा संचयन करना है। ऊर्जा को स्टोर भी करना है, इसका उत्पादक का काम। तभी तो अगला उपभोक्ता के पास जाएगा। उपभोक्ता, इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादों, हरे पौधे अथवा अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। और जो उत्पादक को खा करके प्राप्त करेगा उपभोक्ता कहलाएगा, अथवा अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उत्पादकों को ग्रहण करने वाले जीवधारियों को शाकाहारी। अब जानते हैं कि पेड़ पौधा जो खाएगा क्या कहलाएगा? शाकाहारी। इन शाकाहारी जीवधारियों को खाने वाले अन्य जीवधारियों को, और जो शाकाहारी जीवों को भी खा जाएगा वो मांसाहारी कहलाएगा। इसे पौधों की प्राथमिक उत्पादक और परपोषी उपभोक्ता जंतुओं के द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक और परपोषी उपभोक्ता जंतुओं के द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। उत्पादक जैविक अजैविक घटकों के बिचौलिया का कार्य करते हैं। उत्पादक जो है वो जैविक और अजैविक घटकों के बीच बिचौलिया का कार्य करते हैं। आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि जैविक और अजैविक घटकों के बीच बिचौलिया का कार्य कौन करता है? तो उत्पादक है वो जैविक एवं अजैविक के बीच बिचौलिया का कार्य करता है। उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। इस श्रेणी के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो प्राथमिक उत्पादकों अथवा हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस श्रेणी के अंदर वे जीवधारी आते हैं जो प्राथमिक
उत्पादकों अथवा हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। और जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो हरे पौधे अथवा हरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया भाई। इसमें गाय, बकरी, हिरन, बंदर, हाथी, जिराफ, चूहा 3-4 दे दिया जाएगा। पूछ लिया जाएगा कि ये किस श्रेणी के उपभोक्ता हैं, तो शाकाहारी हमेशा प्रथम श्रेणी में ही आता है ज्यादातर। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता या द्वितीय उपभोक्ता, इस श्रेणी के अंदर वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारियों अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इस श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, बाघ आदि। इस प्रकार इस श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, बाघ आदि। उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है शाकाहारी होता है, द्वितीय उपभोक्ता ज्यादातर मांसाहारी होते हैं। यह सर्वाहारी भी हो सकता है, जो मांस भी खाए और साग सब्जी भी खाए। जो अपना भोजन शाकाहारियों अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर, यहाँ बताया भी क्या है कि शाकाहारियों अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं प्रकार श्रेणी के उपभोक्ता लोमड़ी, भेड़िया, बाघ। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता या तृतीय, इसमें वे मांसाहारी जीव आते हैं जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे सांप, चिड़िया, बाज, शेर, गिद्ध, भालू। अब देखिए सबसे प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधों पर निर्भर रहेगा। द्वितीय उपभोक्ता प्रथम उपभोक्ता पर शाकाहारी या मांसाहारी पर निर्भर रहेगा। अब तृतीय उपभोक्ता है जो वे मांसाहारी जीव आते हैं, इसके अंतर्गत वे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। कुछ उपभोक्ता दूसरे जीवों के ऊपर निवास करते हैं, उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसे परजीवी पैरासाइट कहते हैं। अब कुछ उपभोक्ता है जो दूसरे जीवों के ऊपर निवास करते हैं, उन्हें ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब कोई है जो दूसरे जीव पर, कोई जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है, वो उसको पैरासाइट कहते हैं। जैसे अगर मवेशी में देखा जाए तो मवेशी में क्या होता है, मवेशी में जू लगा हुआ होता है, जू या खटमल, जो उसका खून पीता है, तो वो एक तरीके से परजीवी ही होता है, पैरासाइट ही होता है। यानी बहुत सारे पेड़ पौधों पर है, जो कुछ पेड़ पौधे आकर के उग जाते हैं, तो वो भी एक तरीके से परजीवी ही होता है। परजीवी, पर मतलब दूसरा और जीवी मतलब जीव, यानी जो दूसरे पर निर्भर रहने वाला जीव हो, परजीवी कहलाता है। अगर हम लोग देखें तो जो छोटे बच्चे भी होते हैं वो अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं सब चीज के लिए, तो वो भी एक तरीके से उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन ये तो ऐसे सही नहीं है। लेकिन चलिए, कुछ जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्रीडेटर्स कहलाते हैं। कुछ जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रीडेटर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत द्वितीय तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं। इसके अंतर्गत द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता आएगा, वो शिकार करके के खाएगा, तो प्रीडेटर। कुछ जंतु शाकाहारी या मांसाहारी दोनों अर्थात सभी जीव जंतुओं को खाते हैं, उसे सर्वभक्षी ओमनिवोरियस कहते हैं। जैसे मनुष्य ओमनिवोरस, सर्वहारी, सर्वभक्षी कहते हैं। अपघटक एक है, बता रहे थे कि तीसरा क्या हो जाएगा, उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। ये वे जीवीय घटक हैं जो प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ताओं को मृत्यु के पश्चात उसके शरीर का अपघटन करते हैं। छोटा छोटा इंसेक्ट वगैरह हो गया, वो क्या करता है, सबको अपघटित कर देता है तथा इनमें निर्मित साधारण पदार्थ अपना भोजन ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा
इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस श्रेणी के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक टूटकर नाइट्रोजन, CO2, लवण तथा फास्फोरस व कैल्शियम आदि तत्वों में अपघटित हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक टूटकर नाइट्रोजन, CO2, लवण और फास्फोरस व कैल्शियम आदि तत्वों में अपघटित हो जाते हैं। अपघटकर्ताओं के अंदर मृतोपजीवी कवक एवं जीवाणु आते हैं। अब मृतोपजीवी जो मरने के उपरांत जो खाता है किसी को, वो कहीं वही कहलाता है। जो मृतों के ऊपर निर्भर हो, मृतोपजीवी कवक कहलाता है, और वो कवक है तो जीवाणु आते हैं। अपघटकर्ता मृत पौधों एवं जंतुओं का अपघटनकर्ता मृत पौधों एवं जंतुओं का अपघटन करके पृथ्वी को साफ करते हैं। इसीलिए इन्हें प्रकृति का मेहतर स्कैवेंजर भी कहा जाता है। अब सीधा सीधी पूछ दिया जाएगा कि पृथ्वी का मेहतर या स्कैवेंजर किसे कहा जाता है, तो ये जो अपघटक होते हैं या मृतोपजीवी होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई करने वाले को स्कैवेंजर कहा जाता है। अब है अजीवीय घटक, वहां बायोटिक था, अब एबायोटिक कंपोनेंट्स है। जीवीय घटक पारिस्थितिकी तंत्र के कौन है? इसके अंतर्गत निर्जीव वातावरण आता है। अजीवीय घटक, अजीव यहीं से पता चला, निर्जीव वातावरण आता है जो विभिन्न जीवीय घटकों को नियंत्रण करता है। अजीवीय घटक को 3 घटकों में बांटा जाता है, कार्बनिक, अकार्बनिक एवं भौतिक। और इसी से जीवीय घटकों का नियंत्रक भी होता है, जीवीय घटक से ही। अकार्बनिक घटक, इसके अंतर्गत मिट्टी, जल, विभिन्न प्रकार के लवण जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, हाइड्रोजन, अमोनिया आदि। अकार्बनिक घटक, इसके अंतर्गत मृत पौधों एवं जंतुओं के अकार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा और उनके अपघटक द्वारा उत्पादित उत्पाद जैसे यूरिया, ह्यूमस आदि आते हैं। अपघटक की क्रिया मृतोपजीवी कवक या जीवाणुओं द्वारा होती है। इसके द्वारा मृत जीवधारियों का कुछ भाग अकार्बनिक रूप से परिवर्तित हो जाती है। ये पदार्थ पुनः हरे पौधे द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। इस प्रकार ये जीवीय या अजीवीय घटकों से संबंध स्थापित करते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थों का जितनी मात्रा उपस्थित रहती है उसे खड़ी अवस्था कहते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थ की जितनी मात्रा उपस्थित रहती से खड़ी अवस्था कहते हैं। खड़ी अवस्था भी पूछ लिया जा सकता है कि खड़ी अवस्था क्या होता है। तो किसी भी परिस्थिति तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थों का जितना मात्रा उपस्थित है, यानी कि यही फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब जितना भी अजीवीय पदार्थ, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक पदार्थ मौजूद है उसी को खड़ी अवस्था कहते हैं। भौतिक घटक, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जलवायवीय कारक जैसे प्रकाश, तापमान, हवा व विद्युत आदि आते हैं। जलवायवीय घटक, तो जलवायु के प्रमुख घटक कौन कौन है? प्रकाश है, तापमान है, हवा है, वह विद्युत है, यही सब तो है भौतिक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य श्रृंखला, पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा समूह है जिसमें किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का ऐसा क्रम होता है जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। अब पारिस्थितिकी तंत्र है तो ऊर्जा का प्रवाह जानते हैं कि हर बार है जो 10% ऊर्जा एक श्रेणी से दूसरे स्तर पर चला जाता है। तो खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का ऐसा क्रम है, इसमें
विभिन्न प्रकार के जीवधारी होते हैं और एक ऐसा क्रम बनाते हैं जिसमें परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जीवों द्वारा खाद्य ऊर्जा का यह प्रवाह एक ही दिशा में होता है तथा ऊर्जा का 10% भाग ही एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है तथा ऊर्जा का 10% भाग ही एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है। यही कहलाता है लिंडमान का नियम भी कि एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का प्रवाह 10% होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है कि एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है, तो 10%। और ये किसने बनाया था, तो ये नियम 10% ऊर्जा संरक्षण का नियम है, वो लिंडमान का है। ठीक है, अब है प्राथमिक उत्पाद। हरे पौधे प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता कवक एवं जीवाणु आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। प्राथमिक उत्पाद हरे पौधे, प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता कवक एवं जीवाणु आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, क्योंकि वे आपस में एक दूसरे का भक्षण करते हैं। प्राथमिक उत्पाद कौन कौन है, तो हरे पौधे प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, एक अपघटनकर्ता कवक एवं जीवाणु आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कौन कौन हो गया खाद्य श्रृंखला में, तो प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता और अपघटक आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यानी कि एक को दूसरा खाएगा, दूसरा को तीसरा खाएगा, तीसरा को चौथा खाएगा, और चौथा जब मर जाएगा तो उसको कवक और जीवाणु है जो अपघटित करता है। यही सब मिल करके तो खाद्य श्रृंखला कहलाता है। और पूरा खाद्य जल जो फूड वेब है वो एक तरीके से सर्कुलर शेप में घूमता रहता है, क्योंकि वे आपस में एक दूसरे का भक्षण करते हैं और भक्षण या भोज के रूप में संबंधित रहते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन्स होता है। प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन होता है, यानी कि जो समुद्र के पेड़ पौधे होते हैं उसको फाइटोप्लैंक्टन खाते हैं। छोटे छोटे जीवधारी जो होते हैं, छोटे छोटे मछली ये सब जो होते हैं उसको फाइटोप्लैंक्टन बोला जाता है। और समुद्री वातावरण में पूछ लिया जाएगा, समुद्री वातावरण में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है, तो फाइटोप्लैंक्टन होता है। फाइटोप्लैंक्टन का सीधा साधा अर्थ है छोटा छोटा जीव जंतु, मछली, ये सब फाइटोप्लैंक्टन कहलाता है। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता है। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता है। खाद्य श्रृंखला में मानव का स्थान कहाँ है, तो प्राथमिक या द्वितीय। खाद्य श्रृंखला दो प्रकार के होते हैं। चारण खाद्य श्रृंखला ऐसे उपभोक्ता जो भोजन के रूप में पौधों अथवा पौधों के भागों को उपभोग करके खाद्य श्रृंखला का आरंभ करते हैं, वे चारण खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ऐसे उपभोक्ता जो भोजन के रूप में पौधों अथवा जीवों के भागों का उपभोग करते हैं, खाद्य श्रृंखला का आरंभ करते हैं, वे चारण खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अरे जो पेड़ पौधा को चर करके भोजन प्राप्त करता है उसी को चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ऐसे उपभोक्ता जो भोजन के रूप में पौधों अथवा पौधों के भाग को, घास ये सब खा जाएगा, पेड़ को खा जाएगा, उपयोग करके खाद्य श्रृंखला का आरंभ करते हैं, चारण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। अपघटक खाद्य श्रृंखला, यह खाद्य श्रृंखला क्षय होते प्राणियों अथवा पादप शरीर के मृत जीवित पदार्थों से प्रारंभ होकर सूक्ष्म जीवों तथा सूक्ष्म जीवों से अपघटक खाने वाले जीवों में तत्पश्चात परभक्षियों में पहुंचती है।
एक उथले समुद्र के जीवों के समुदाय में संपूर्ण ऊर्जा का लगभग 80% भाग अपघटक श्रृंखलाओं में प्रवाहित होती है। अब है खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। एक उथले समुद्र के जीवों के समुदाय में संपूर्ण ऊर्जा का लगभग 80% अपघटक श्रृंखलाओं में प्रवाहित होता है। यानी अपघटक श्रेणियों तक 80% चला जाएगा, क्योंकि एक स्तर से दूसरे स्तर तक 10% और 80% भाग अपघटक श्रृंखलाओं में प्रवाहित होता है। खाद्य जाल। प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती है। प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र की सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहीं न कहीं आपस में संबंधित होती है। देखिए, खाद्य जाल में जो होता है वो खाद्य श्रृंखला एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होता, ये एक सर्कुलर मोशन में होता है, क्योंकि एक पारिस्थितिकी तंत्र सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहीं न कहीं आपस में संबंधित होते हैं, अर्थात एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरे खाद्य श्रृंखलाओं के जीवधारियों से होता है। इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हुए भी कई पथों से होकर प्रवाहित होते हैं। देखिए, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, ये सीधा प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो एक दिशीय होता नहीं, ये एक दिशा में होता है, ये कई पथों से होकर प्रवाहित हो सकता है। अब है जैव संचयन। जैव संचयन क्या होता है, किसी जीव में हानिकारक पदार्थों का एकत्रीकरण, इनको जैव संचय कहते हैं। देखिए, हम लोग हैं वातावरण में, तो बहुत सारे ऐसा पदार्थ वातावरण से प्राप्त करते हैं जो उसमें संचित होता है, जिसका शरीर में पाचन नहीं हो जाता है, वो उसी रूप में हमारे शरीर में रह जाता है। जैसे अभी बहुत सारा फर्टिलाइजर वगैरह का उपयोग किया जा रहा है, तो वो चीज है जो हमारे शरीर में कहीं न कहीं रह जाता है, या किसी भी जीव जंतु में रह जाता है, और उस जीव जंतु को अगर हम लोग खाते हैं या कोई अन्य जीव खाता है, तो वो फिर उसके जीव शरीर में चला जाता है। इसके अंतर्गत प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के भीतर अनिम्नीकरण प्रक्रिया, नॉन डिग्रेडेबल प्रोसेस के माध्यम से विभिन्न पोषण स्तरों से होते हुए उच्चतम उपभोक्ता में संग्रहित होते हैं, और ये धीरे धीरे क्या होते रहेगा कि ऊपर से नीचे की ओर खाद्य जाल में बढ़ता हुआ रहेगा, और सबसे जो ऊपर के उपभोक्ता उसमें संग्रहित होता रहेगा। संग्रहण की सांद्रता विभिन्न उपभोक्ता स्तरों में क्रमशः बढ़ते जाते हैं, और एक स्तर से दूसरे स्तर पर ये संग्रहण की सांद्रता है, यानी उसकी मात्रा है, जो क्रमशः बढ़ते जाते हैं। जैव संचयन को पार्ट्स प्रति मिलियन, यानी पार्ट्स पर मिलियन ppm में मापा जाता है। और जैव संचय, ये सीधा सीधी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जैव संचय को किसमें मापा जाता है, तो पार्ट्स पर मिलियन में मापा जाता है। अनिम्नीकरण प्रदूषकों से अभिप्राय ऐसे पदार्थों से है जो जीवधारियों के भीतर उपापचय नहीं हो पाते। अनिम्नीकरणीय प्रदूषकों से अभिप्राय ऐसे पदार्थों से है जो जीवधारियों के भीतर उपापचय यानी पाचन नहीं हो पाता, और जैसे DDT, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, DDT, ये अनिम्नीकरणीय प्रदूषक होते हैं, पाचन नहीं हो पाता है। जैव संवर्धन, जब जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषणकारी पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषण स्तरों के माध्यम से उच्च खाद्य श्रृंखला में स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उसे जैव संवर्धन की संज्ञा दी जाती है। जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषणकारी पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र में
के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषण स्तरों के माध्यम से उच्च खाद्य जीवों में स्थापित हो जाते हैं तो उसे जैव आवर्धन की संज्ञा दी जाती है। जैव आवर्धन एक प्रोसेस है जिसके तहत से जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषणकारी पदार्थ है जो वो पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों के माध्यम से उच्च पोषण स्तरों में स्थापित हो जाता है। जैसे देखा जाए तो BHC, DDT, 2,4-D ये सब कीटनाशक है, कीटनाशी है, यही सब पारा भी आदि पदार्थ खाद्य श्रृंखला के द्वारा पौधों व जंतुओं के शरीर में जाते हैं, वहीं पर संचित हो जाते हैं। इनकी सांद्रता प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती जाती है और उच्च उपभोक्ता में अधिकतम हो जाती है। जैसे अभी हम लोग जितना भी मल मूत्र है, कचरा है, वो नदी में डाल रहे हैं नाला के माध्यम से, और वो सारा नदी कहीं न कहीं समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है वो बिगड़ रहा है और उसके बिगड़ने से उसमें जैव संवर्धन हो रहा है धीरे धीरे। पारा ये सब का मछलियों में जैव आवर्धन हो रहा है, संचयन हो रहा है। इससे एक समय ऐसा आएगा कि जब हम उसका उपभोग करेंगे, खाएंगे, तो हमारा शरीर भी दूषित हो जाएगा और अनेक तरीके की बीमारियों उत्पन्न होगी इसके परिणाम स्वरूप। अब है कीटनाशक पदार्थ वसा में घुलनशील होते हैं, अतः ये मनुष्यों एवं जंतुओं के वसा उत्तक में संचित हो जाते हैं। कीटनाशक पदार्थ वसा में घुलनशील होते हैं और जो कीटनाशक पदार्थ होता है, पेस्टिसाइड जो होता है, वो वसा में घुलनशील होता है। यहाँ याद रखने वाली बात है कि कीटनाशक पदार्थ वसा में क्या होता है, घुलनशील होता है, अतः ये मनुष्यों एवं जंतुओं के वसा उत्तक में संचित हो जाते हैं। श्वसन क्रिया में वसा के ऑक्सीकरण के समय ये पदार्थ रुधिर वाहिनियों में प्रवेश करके विषैले प्रभाव दिखाते हैं। श्वसन क्रिया में वसा के ऑक्सीकरण के समय ये पदार्थ रुधिर वाहिनियों में प्रवेश करके विषैले प्रभाव दिखाते हैं। इसमें कैंसर तक हो जाता है। इसी को देखते हुए कृषि में DDT, HCB और 2,4-D एवं मेलाथियान आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। और इसी चीज को देखते हुए, क्योंकि इससे कैंसर ये सब होने का खतरा हो रहा है, जिससे परिणाम स्वरूप DDT, HCB और 2,4-D और मेलाथियान आदि को कृषि से बैन कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। सीधा सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा कि DDT, BHC, 2,4-D यानी मेलाथियान को क्यों बैन कर दिया गया। तो ये सब हानिकारक कीटनाशक होता है जो जैव संवर्धन में सहायक होता है, यही कारण है। DDT जैसे प्रदूषक जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं। इनका एक बार अवशोषण होने के पश्चात उत्सर्जन द्वारा बाहर निकालना लगभग असंभव हो जाता है। जब एक बार ये जैव अनिम्नीकरणीय होता है, जब एक बार ये किसी जीव में चला गया तो वो एक जीव से दूसरे जीव में जाते रहेगा। जैसे ये पेड़ पौधा में गया और उस पेड़ पौधा के कोई जीव जंतु मानव ग्रहण कर लिया तो उस फिर मानव में चला जाएगा। उस मानव से क्या होगा कि वो फिर डिकम्पोजर में, अगर उसको डिकम्पोज किया जाता है तो उसमें स्थानांतरित हो जाएगा, या किसी जीव जंतु में जाता है, जीव जंतु से वो पर्यावरण में फैल सकता है फिर। तो इस तरीके से देखा जाए तो DDT है जो ये जैव अनिम्नीकरणीय है और एक बार जब ये अवशोषित हो जाता है तो उसके पश्चात ये बाहर निकालना असंभव हो जाता है। DDT एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा रहा। सोचिए कितना खतरनाक है। DDT एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि वर्तमान में देखा जाए तो मनुष्य ने कई चीज ऐसे बना दिए हैं
जिसको जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता है। खाद्य श्रृंखला में रासायनिक रूप से किया जा सकता है, लेकिन जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। खाद्य श्रृंखला में DDT का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर सबसे अधिक एवं तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होगा। यह सामान्यतः जीवों के वसा वाले ऊतकों में जमा होते हैं, और जीव का जो वसा वाला ऊतक होता है ना, कोशिका का बड़ा स्तर समूह, वहां ये जमा होता है। पूछ लिया जाएगा कि DDT का सांद्रतन कहाँ सबसे अधिक होता है, तो सबसे तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होगा और वसा वाले ऊतकों में होगा। घास स्थलपारी तंत्र में सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है, अतः DDT का सांद्रण सांप में सबसे अधिक। अगर देखा जाए तो घास जो पारी तंत्र है, तो घास को कौन खाता है? कीट को कौन खाएगा? मेढक, और मेढक को कौन खा जाएगा? सांप। तो सांप है यहाँ तृतीयक उपभोक्ता में आ गया, ठीक है। तो DDT का सांद्रता सांप में सबसे अधिक होगा। अब कुछ राज्यों में सांप भी खाया जाता है, तिब्बत ये सब क्षेत्रों में, इधर नागालैंड, मिजोरम ये सब में, मेघालय ये सब में सांप भी खाया जाता है, और लोग सांप ये सब भी खाते हैं, तो फिर उसमें जाएगा। संतुलित पारिस्थितिक तंत्र किसी पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखलाओं के जितने अधिक वैकल्पिक रास्ते होंगे, उतने ही तंत्र अधिक संतुलित होगा और उनमें जीवों की संख्या अधिक स्थिर होगी। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखलाओं के जितने अधिक वैकल्पिक रास्ते होंगे, उतनी ही तंत्र अधिक संतुलित होगा, उनमें जीवों की संख्या अधिक स्थिर होगा। पारिस्थितिक असंतुलन का मूल कारण वनोन्मूलन है। पारिस्थितिक असंतुलन का मूल कारण वनोन्मूलन है, ठीक है। जो पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण क्या है? तो वनोन्मूलन। भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत यही हुआ था कि 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में अलग अलग हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, लेकिन एक औसतन 33% बताया गया। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश, रूपांतरण तथा वितरण ऊष्मागतिकी नियम के अनुसार होता है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा सीधा सीधी कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश, रूपांतरण तथा वितरण किस नियम के अनुसार होता है? तो ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश, रूपांतरण तथा वितरण ऊष्मागतिकी के नियम, प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, यद्यपि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित, जैसा कि सबको जानते ही हैं कि क्या होता है, ऊष्मा को न तो नष्ट किया जा सकता है, ये ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जाता है, इसका सिर्फ स्वरूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार ऊर्जा के रूपांतरण की क्रिया में कुछ ऊर्जा परिवर्तित रूप में तंत्र में परिक्षेपित अवस्था में बस विसरित होते हैं। सृष्टि में ऊर्जा के अनेक रूपों के निम्न की कोटिकरण से अंत में ताप के रूप में ऊर्जा वातावरण में विसरित होता है। और देखिए होता क्या है कि एक रूप से दूसरे रूप में जब परिवर्तित होता है ऊर्जा, तो कुछ ऊर्जा जो है वो तंत्र में प्रक्षेपित हो जाता है, यानी जहां वो ऊर्जा बन रहा है, जहां रूपांतरण हो रहा है, उसके कुछ भागों में वो चला जाएगा। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है, और किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है वो सूर्य है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है। ये याद रखने वाली बात है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो एक दिशीय होता है। यह प्राथमिक उत्पादकों से उत्तरोत्तर
पोषण स्तरों में जाती है और इस स्थानांतरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है। एक पारिस्थितिकी उत्पादकों में उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जाती है और स्थानांतरण में ऊर्जा का ह्रास होता रहता है। लिंडमैन ने 10% नियम दिया। इसके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध पारिस्थितिक उत्पादन का 10% भाग अपने में संचित या स्थिर रहता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खा जाता है तो शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित रहती है। इस प्रकार खाद्य कड़ी में ऊपरी प्रत्येक स्तर यानी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एवं श्रेष्ठतम श्रेणी के स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर में स्थानांतरित करता है। देखिए, होता क्या है कि लिंडमैन बताया कि 10% का नियम दिया। उसके अनुसार जब एक शाकाहारी को दूसरा मांसाहारी या शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादक 10%, हाँ, तो इसमें क्या है, वो पारिस्थितिकी तंत्र से 10% ऊर्जा लिया और वो 100% ऊर्जा लिया। वो 100% इस शाकाहारी जीव में चलाया। वो पेड़ पौधा से 100% ऊर्जा लिया, लेकिन वो भी 10% ही है। 100% इसमें आया शाकाहारी में। अब शाकाहारी यहाँ बस थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जैसे पेड़ पौधों में सबसे अधिक ऊर्जा का संचय होता है, वहां 100% होता है पेड़ पौधा में। और पेड़ पौधा से जब उसको शाकाहारी जीव जंतु ग्रहण करेगा तो उसका मात्र 10% ही वो ग्रहण कर पाएगा, शाकाहारी। अब शाकाहारी से जो 10% आया था उसका 10% मांसाहारी में जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो मांसाहार जो करने वाले लोग होते हैं वो कम ऊर्जा प्राप्त करते हैं शाकाहारी भोजन करने वाले की अपेक्षा। यही यहाँ समझाया गया। इसीलिए शाकाहारी लोग ज्यादा ताकतवर होते हैं मांसाहारी की अपेक्षा। यही एक स्तर से यानी कि जब फिर 0.10% ही एक स्तर से दूसरे स्तर में जाएगा ऊर्जा। पोषण स्तर पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में समानतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में समानतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। इस प्रकार पोषण स्तर 1 स्वपोषित जीव प्राथमिक उत्पादक, पोषण स्तर 2 प्राथमिक उपभोक्ता। इसीलिए पोषण स्तर, प्रथम पोषण स्तर पर स्वपोषी जीव प्राथमिक उत्पादक, पोषण स्तर 2 प्राथमिक उपभोक्ता और पोषण स्तर 3 द्वितीयक उपभोक्ता और पोषण स्तर 4 शाकाहारी सर्वाहारी अंतिम उपभोक्ता होता है। यानी कि पोषण स्तर 4 पर सर्वाहारी और अंतिम उपभोक्ता होगा। ठीक है। अपघटक उपर्युक्त सभी पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करते हैं। अपघटक होते हैं उपर्युक्त सभी पोषण स्तरों से आहार, और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, जो सर्वाहारी को भी खा जाएगा, अपघटित कर देगा, तो वो होगा अपघटक, यानी कि जीवाणु बैक्टीरिया अपघटक। पोषण स्तर के में आहार ग्रहण करते हैं, सभी स्तरों से आहार ग्रहण यही करता है। अब है पारिस्थितिक पिरामिड। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या जीवन भार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार का बंधन होता है। इन संबंधों को जब चित्र रूप में दिखाया जाता है तो इसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। वो पिरामिड वाला जो बना हुआ होता है, जो सबसे नीचे शाकाहारी, उसके बाद जो शाकाहारी को खाता है वो
फिर उसके ऊपर कोई और इस तरीके से एक पिरामिड बना होता है जिसको पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने 1927 में रखा था। अब ये प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार चार्ल्स एल्टन ने 1927 में रखा था। पिरामिड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और संचित ऊर्जा का पिरामिड। ये 3 प्रकार के होते हैं: जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और संचित ऊर्जा का पिरामिड। जीव भार पिरामिड, जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्याओं के संबंध के बारे में बोध होता है। जीव संख्या, जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध में जानकारी का बोध होता है, जिससे संख्या के संबंध में जीवधारियों का वो जीव संख्या पिरामिड कहलाएगा, उसे जीव संख्या पिरामिड। ऐसे चित्रों का आधार भाग सदैव प्राथमिक उत्पादकों की संख्या बतलाता है। ऐसे चित्रों का आधार भाग सदैव प्राथमिक उत्पादकों की संख्या बतलाता है। आधार के ऊपर के भाग क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय या उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या बतलाते हैं। ये पिरामिड सीधे व उल्टे दोनों प्रकार के होते हैं। जो जीव संख्या, सीधा सीधी प्रश्न ये पूछ किया जाएगा, जीव संख्या पिरामिड कैसा होगा, तो वो सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है। यानी एक पिरामिड को देखिए और उसको सीधा करिए और उल्टा करिए, वही जीव संख्या पिरामिड हो जाएगा। जीव भार पिरामिड, जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के भार के संबंध के बारे में बोध होता है, उसे जीव भार का पिरामिड कहते हैं। जीव भार के पिरामिड में सीधे उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। वन एवं घास पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड सीधे बने होते हैं, तो एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार का पिरामिड उल्टा बनेगा, क्योंकि इसमें प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिक होते हुए भी भार कम होते हैं। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि जीव भार पिरामिड भी है, वो कैसा होगा, तो वो भी सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। वन एवं घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड सीधे होते हैं। यहाँ याद कर लेना है किसका, तो वन सीधे खड़ा होता है। वन कैसा होता है, सीधे खड़ा होता है। तो वन और घास पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड सीधे होते हैं। सीधा पिरामिड यानी नुकीला भाग, शीर्ष भाग ऊपर रहेगा, यानी कि इसके आधार भाग पे अधिक भार है, यानी अधिक जीव जंतु है जिसका भार अधिक है, तो वो सीधा पिरामिड बनेगा वन एवं घास में। वहीं तालाब देखिए, तो तालाब में निचले स्तर पर कम जीव जंतु होते हैं जिनका भार कम होता है, वहीं शीर्ष स्तर पे अधिक जीव जंतु होते हैं, ऊपर की तरफ अधिक। अब उल्टा ये बना दीजिए और उससे है जो तालाब का कल्पना कर दीजिए, उल्टा त्रिभुज बना करके पिरामिड से बना सकते हैं। वो उल्टा पिरामिड तालाब के संबंध में, क्योंकि निचले स्तर पे कम जीव जंतु और ऊपर के स्तर पे अधिक जीव जंतु तालाब पारितंत्र में, और वन पारितंत्र में निचले स्तर पे अधिक जीव जंतु जिनका भार अधिक और ऊपरी स्तर पे कम जीव जंतु, तो ये सीधा पिरामिड। संचयी ऊर्जा का पिरामिड, जो पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण
तलों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा के संपूर्ण पिरामिड का बोध कराता है, उसे संचित ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। यह ऊर्जा एक इकाई भाग में निश्चित समय में देखी जाती है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा रहता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा रहता है क्योंकि इसमें समय का सदैव ध्यान रखा जाता है, जो लगभग निश्चित होता है। अब देखिए, तो 3 तरह के पिरामिड के बारे में पढ़ें: संख्या पिरामिड, जीव भार पिरामिड और संचित ऊर्जा पिरामिड। तो संचित ऊर्जा पिरामिड में ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसा होता है? ऊर्जा पिरामिड तो सीधा बनेगा सदैव, जबकि संख्या पिरामिड है जो वो उल्टा भी बन सकता है, सीधा भी, उल्टा भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है, दोनों प्रकार। लेकिन जीव भार पिरामिड कभी उल्टा बनता है तो कभी सीधा बनता है। तो पेड़ पौधा में देखें तो वो सीधा पिरामिड बनेगा, और एक तालाब में देखें तो वो उल्टा पिरामिड बनेगा। अब है जैव भू रासायनिक चक्र। परिस्थिति तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। परिस्थिति तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। परिस्थिति तंत्र में अजैव तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। प्रकृति में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन आदि तत्वों को जैव भू रासायनिक चक्र पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन आदि के तत्वों के जैव भू रासायनिक चक्र पाए जाते हैं। इसका मुख्य 2 प्रकार का होता है: गैसीय चक्र O2N2 का चक्र और अवसादीय चक्र कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटास चक्र, पोटेशियम चक्र। ये सब जल चक्र को ओडम ने गैसीय चक्र में सम्मिलित किया है। जल चक्र को ओडम ने गैसीय चक्र में सम्मिलित किया है। अब जैव अनुक्रमण। एफ फिलमेंट ने वर्ष 1916 में जीवों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण की सर्वमान्य परिभाषा दी। इसके अनुसार अनुक्रमण वह प्राकृतिक विधि है जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा स्थापित हो जाता है। ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि बताई। जैविक अनुक्रमण का सही क्रम है नगनीकरण, प्रवासन, स्थापन और प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। देखिए, नगनीकरण न्यूडेशन, प्रवासन माइग्रेशन, स्थापना इसेसिस और प्रतिक्रिया रिएक्शन और स्थिरीकरण यानी स्टेबलाइजेशन। यही होता है जैव अनुक्रमण। एफ फिलमेंट ने वर्ष 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण यानी सक्सेशन की समान परिभाषा दी। उनके अनुसार अनुक्रमण वह प्राकृतिक विधि है जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ये जो जैव अनुक्रमण होता है, इसको सबसे पहले 1916 में प्रजातियों का अध्ययन करके ये है जो नियम बताए, जैव अनुक्रमण का विधि बताए एल क्लीमेंट ने। इसके अनुसार वह प्राकृतिक विधि है अनुक्रमण जिसके अंदर एक ही जीवित एक
इसके अंतर्गत एक ही निहित तथा एक ही निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा स्थापित हो जाता है। यानी कि अगर एक वातावरण है और वहां कोई दूसरा जीव आ गया जो उससे ज्यादा आक्रामक है, तो वो दूसरा जीव को प्रतिस्थापित कर देगा, यही बताया गया है। यानी कि किसी स्थान पे चूहों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाए तो वहां फसल सारा नष्ट हो सकता है, या किसी स्थान पे अगर गेहूं का अच्छा उत्पादन होता है और वहां कोई ऐसा खरपतवार भेज दिया जाए जो गेहूं को प्राप्त होने वाले जितने भी पोषक तत्व हैं उसको खा जाता हो, ठीक है, जितने भी पोषक तत्व उसको वही खा गया, वो खरपतवार ही खा गया और गेहूं के लिए कुछ नहीं बचा, तो वो चीज वहां से विस्थापित हो जाएगा, यही बताया गया। ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण एक क्रमागत विधि द्वारा बताया है। जैव अनुक्रमण का सही क्रम निम्नलिखित है: नगनीकरण, प्रवासन, स्थापना और प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। परिस्थितिकी अनुक्रमण भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही परिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। घास स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचाने से पूर्व ही अवशोषित कर लेते हैं। साथ ही आग लगने आदि कारणों से घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है। ऐसी भूमि लाइकेन के उगने के लिए आदर्श वातावरण उपलब्ध कराती है। अब परिस्थितिकी अनुक्रमण भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही परिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। अब जो भौतिक जो वातावरण है जिसको हम देख रहे हैं, जिस वातावरण को, उस समुदाय में क्या होता है कि समय के साथ कोई जीव है जो रूपांतरित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जो घास स्थलों में घास वर्षा के अधिक जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचाने से पूर्व ही अवशोषित कर लेती है। साथ ही आग लगने आदि कारणों से घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है। इसी भूमि लाइकेनों के उगने के लिए आदर्श वातावरण उपलब्ध कराती है। परिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन डब्ल्यू बेटेन परिस्थितिकी संक्रमण ये जॉन डब्ल्यू बेटेन द्वारा किया गया था। उन्होंने यह अवधारणा वर्ष 1976 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द इकोलॉजी ट्रांजिशन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडॉप्टेशन में प्रस्तुत किया। परिस्थितिकी संक्रमण को अवधारणा का सर्वप्रथम जॉन डब्ल्यू बेटेन द्वारा किया गया था। परिस्थितिकी संक्रमण को उन्होंने यह अवधारणा वर्ष 1976 में प्रकाशित अपनी पुस्तक इकोलॉजिकल ट्रांजिशन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडॉप्टेशन में प्रस्तुत किया। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे सीयर कहते हैं। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है सीयर कहलाता है। परिस्थितिक पदछाप परिस्थितिकीय पदार्थों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है परिस्थितिकीय पदछाप कहलाती है। परिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। परिस्थितिकीय पदछाप के अंदर मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का मापन किया जाता है। अविवेकशील जीवन शैली जिसमें परिस्थितिकीय तंत्र के घटकों यथा जल, ऊर्जा इत्यादि की आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है, पदछाप के आकार को बढ़ा देती है। परिस्थितिकीय पदछाप पृथ्वी के परिस्थितिकीय तंत्र पर मानवीय मांग का एक मापक है। प्रदत्त वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालिक क्षति को कार्बन का सामाजिक मूल्य कहते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 के अनुसार मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट परिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के लिए निम्न 5 व्यवस्था, समय, खाद्य एवं
जल का उत्पादन, नियंत्रण सेवाएं, जलवायु एवं रोग का नियंत्रण, समर्थन सेवाएं, पोषण चक्रण और फसल परागण, सांस्कृतिक सेवाएं, आध्यात्मिक, शैक्षिक, मनोरंजन सेवाएं, संरक्षण सेवाएं, विविध अनुरक्षण। अब विविध देख लेते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। विविध यूकेलिप्टस के वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु माना जाता है। सीधा सीधे पूछ लिया जाएगा कि किस वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु माना जाता है, तो यूकेलिप्टस को। इसका जड़ बहुत गहराई तक होता है और पूरा एकदम वहां पर जितना भी खनिज पदार्थ होगा और जल होगा उसको अवशोषित कर लिया जाता है, यही कारण है। अर्निज नेस ने वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। अर्निज नेस ने वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग किया। अर्निज नेस ने परिस्थितिकी नीचे की संकल्पना ग्रेनले ने प्रतिपादित किया था। परिस्थितिकी नीचे की संकल्पना जो है वो ग्रेनले ने प्रकाशित किया था। सीधा सीधी प्रश्न पूछ रहे, परिस्थितिकी नीचे की संकल्पना क्यों दिया था, तो नीचे ने प्रतिपादित किया था स्थिर जल के आवास लैक्टिक आवरण के अंतर्गत आते हैं, जैसे आर्द्र भूमि, तालाब, झील, जलाशय आदि। दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। दो विभिन्न समुदायों के जीव का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, जैसे कोई दो सर्कल बना लीजिए, दो सर्कल, और दोनों को एक दूसरे को काटते हुए बनाइए। अब क्या होता है कि कुछ जीव है जो वो दूसरे सर्कल के क्षेत्र में चला जाता है, अपने ही में रहता है लेकिन दूसरे के चला जाता है, और दूसरा जीव है जो वो पहले वाला के संक्रमण क्षेत्र में चला जाता है। तो वो दोनों को जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे इकोटोन कहा जाता है, यानी जहाँ दोनों जीव आते हैं उसे इकोटोन कहा जाता है। पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रमण मैंग्रोव, घास, स्थल, झील, महासागर हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उसका सही सबसे अधिक उत्पादकता कहाँ होता है, तो मैंग्रोव में, उसके बाद घास स्थल, उसके बाद झील में, उसके बाद महासागर में। ये आ सकता है एग्जाम में, तो मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। पिक्नोक्लाइन क्या होता है, तो किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवण प्रवणता को, एवं थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान प्रवणता को दर्शाती है। हेलोक्लाइन क्या होता है, किसी जल निकाय में लवणता को दर्शाता है हेलोक्लाइन, और थर्मोक्लाइन जिसे जिसे जल में नीचे गहराई में जाते हैं तापमान में परिवर्तन को दर्शाता है थर्मोक्लाइन। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उन्हें इको मार्क दिया जा सकता है। ये 1991 से शुरू हुआ है इको मार्क। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रेचल कार्सन अमेरिकी जीव विज्ञानी है। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो रेचल कार्सन। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, रेचल कार्सन। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का आरंभ ऑस्ट्रेलिया ने किया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी एक बहुत बड़ी उपलब्धि वाली काम किया है ऑस्ट्रेलिया ने, तो ग्रीन आर्मी का आरंभ किया है। पलाचिमाड़ा का संबंध केरल से। पलाचिमाड़ा का संबंध केरल से है। पता नहीं पलाचिमाड़ा क्या है, अगले वीडियो में देखते हैं कि पलाचिमाड़ा क्या होता है। तो यही था।